तो आज हमारे हाथ में सर्व भारतीय ड्राइवर महासंघ के नियमों का एक दस्तावेज है। हम्म। पहली नजर में देखें तो ये किसी भी संस्था की नियम कानून की किताब जैसा ही लगता है। हाँ, मतलब क्या करें क्या ना करें वैसी एक लिस्ट। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही आप इसके पन्ने पलटना शुरू करती हैं, आपको एहसास होता है कि नहीं, ये सिर्फ नियमों का एक पुलिंदा नहीं है। बिल्कुल। ये असल में एक एक समुदाय का घोषणा पत्र है, कह सकते हैं। अच्छा। ये हमें उन ड्राइवरों की दुनिया में झांकने का मौका देता है जो सही मायनों में हमारी अर्थव्यवस्था के पहिए चलाते हैं, पर अक्सर हमारी नजरों से मतलब ओझल रहते हैं। और आज हमारी कोशिश यही समझने की है, इस महासंघ का सदस्य होने का असल मतलब क्या है। उनसे क्या उम्मीदें की जाती हैं। हाँ, और बदले में उन्हें क्या मिलता है। चलिए इस दस्तावेज की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। जरूर। और मुझे लगता है कि शुरुआत हमें इसकी बुनियाद से करनी चाहिए। भाईचारे से। हाँ, जो भाईचारे के विचार पर टिकी है। हाँ, ये पहली चीज है जो ध्यान खींचती है। वो खुद को ड्राइवर नहीं बल्कि सारथी कहते हैं। जो अपने आप में एक बहुत सम्मानजनक शब्द है। बहुत। और नियम 2 साफ कहता है कि सभी सदस्य एक दूसरे के साथ भाईचारे का रिश्ता बनाए रखेंगे और अच्छे बुरे समय में एक दूसरे की मदद करेंगे। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये सिर्फ एक भावनात्मक बात है? देखिए, ये भावना से शुरू होती है लेकिन इसका असर बहुत व्यावहारिक है। सोचिए एक ड्राइवर की जिंदगी के बारे में। वो हफ्तों महीनों तक घर से दूर देश के किसी अनजान कोने में हाईवे पर अकेला होता है। सही बात है। वहां उसका कोई नहीं होता। हाँ। ऐसे में ये जानना कि देश के किसी भी हिस्से में एक और सारथी उसकी मदद के लिए खड़ा है, ये एक बहुत बड़ी मतलब मानसिक और सामाजिक सुरक्षा है। मतलब ये एक तरह का अदृश्य सुरक्षा कवच है। ठीक यही बात। ये भाईचारा सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि उनकी सर्वाइवल किट का सबसे जरूरी हिस्सा है ना। हाँ। और संगठन सिर्फ भावनात्मक जुड़ाव पर नहीं रुकता, वो सदस्यों के लिए एक चरित्र भी तय करता है। अच्छा, वो कैसे? दस्तावेज में साफ लिखा है कि सदस्यों में अनुशासन, जिम्मेदारी, बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा जैसे गुण होने चाहिए। तो ये सिर्फ एक यूनियन नहीं है जो आपके हक के लिए लड़ेगी, ये एक ऐसा समूह है जो आपसे एक बेहतर इंसान बनने की उम्मीद भी करता है। बिल्कुल, एक बेहतर पेशेवर। ये तो दिलचस्प है। लेकिन मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा हैरान किया, वो है इस भाईचारे और अनुशासन को बनाए रखने का तरीका। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। हाँ। नियम 12 के मुताबिक हर सदस्य को सुबह शाम आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप पर हाजिरी लगानी होगी। सुबह शाम। ये तो किसी कॉर्पोरेट ऑफिस जैसा लग रहा है। बिल्कुल वो ही। और सिर्फ हाजिरी ही नहीं। नहीं, अगर कोई 2 दिन से ज्यादा गायब रहता है तो उसे अपनी कमेटी को वजह भी बतानी होगी। और साथ ही उन्हें कुटुंब ऐप, फेसबुक, टेलीग्राम, इन सब पर भी सक्रिय रहना होगा। लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? एक ड्राइवर जो पहले से ही सड़क पर 12-14 घंटे काम कर रहा है, उस पे डिजिटल निगरानी। एक और बोझ जैसा लगता है। हाँ, क्या ये एक और बोझ जैसा नहीं लगता? आपका सवाल जायज है और पहली नजर में ये बोझ लग भी सकता है, लेकिन अगर हम संगठन के नजरिए से देखें तो ये बिखरे हुए लोगों को एक साथ जोड़ने का सबसे कारगर तरीका है। वो कैसे? सोचिए, लाखों ड्राइवर देश भर में फैले हुए हैं। उन तक कोई सूचना कैसे पहुंचाई जाए, उनमें एकता की भावना कैसे जगाई जाए। सही बात है। ये लगातार ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करती है कि कोई भी सदस्य कटा हुआ महसूस न करे। हर जरूरी संदेश, हर मीटिंग की जानकारी उस तक तुरंत पहुंचती है। और शायद इसका एक और पहलू भी है। नियम 13, हाँ, साप्ताहिक सारथी महासभा। जो कि ऑनलाइन होती है और उसमें हिस्सा लेना अनिवार्य है। और अगर कोई इसमें शामिल नहीं होता तो उसे संगठन से कोई मदद नहीं मिल। ये सिर्फ जुड़ाव नहीं है, ये एक तरह की जवाबदेही भी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक दो तरफा रिश्ता है। संगठन कह रहा है कि हम आपके लिए खड़े हैं, लेकिन आपको भी समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। आप सिर्फ नाम के सदस्य बनकर फायदे नहीं उठा सकते। नहीं, आपको सक्रिय रूप से भाग लेना होगा, अपनी आवाज सुनानी होगी। ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अनुशासन और सामूहिकता दोनों को एक साथ साधने की एक कोशिश है। ठीक है, तो इस पूरी डिजिटल और संगठनात्मक ढांचे को चलाने में और जो मदद की बात हम कर रहे हैं उसे देने में संसाधन तो लगते होंगे। जाहिर है। तो फिर इस संगठन का आर्थिक मॉडल क्या है? पैसा कहाँ से आता है? यहीं पर नियम 15 सामने आता है और ये बहुत सीधा साधा मॉडल है। क्या है वो? साधारण सदस्यों के लिए 40 रुपए और पदाधिकारियों के लिए 200 रुपए का मासिक शुल्क। 40 रुपए प्रति महीना? ये तो बहुत बड़ी रकम नहीं लगती। नहीं, लेकिन जब लाखों सदस्य जुड़ जाते होंगे तो ये एक बड़ा फंड बन जाता होगा। और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इस फंड का इस्तेमाल कैसे होता है। और यहीं इस संगठन का सबसे शक्तिशाली पहलू सामने आता है,
सामाजिक सुरक्षा। नियम 7। हाँ, नियम 7 कहता है कि अगर किसी सदस्य की दुर्घटना में या स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है तो संगठन उसके परिवार को तुरंत हाँ, तुरंत 50,000 रुपए की अग्रिम सहायता राशि देगा। 50,000 रुपए, ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। कल्पना कीजिए, एक ड्राइवर जो शायद अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला है, उसके जाने के बाद उसके परिवार पर क्या बीतती होगी। उस मुश्किल घड़ी में ये रकम उनके लिए एक बहुत बड़ा सहारा होगी। ये सिर्फ एक यूनियन नहीं, ये एक परिवार की तरह काम करने जैसा है। बिल्कुल, ये उस ड्राइवर के परिवार को ये संदेश देता है कि आप अकेले नहीं हैं, पूरा समुदाय आपके साथ खड़ा है। और दस्तावेज में ये भी कहा गया है कि भविष्य में इस राशि को बढ़ाने की भी कोशिश की जाएगी। तो ये शुल्क सिर्फ संगठन चलाने के लिए नहीं है। नहीं, ये असल में हर सदस्य द्वारा दूसरा सदस्य के परिवार की सुरक्षा के लिए दिया गया एक छोटा सा योगदान है, एक सामूहिक बीमा योजना की तरह जो भाईचारे पर आधारित है। तो संगठन अपने सदस्यों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा दे रहा है, लेकिन इसके बदले में वो उनसे एक खास तरह के आचरण की उम्मीद भी करता है ना। हाँ, और अनुशासन वाले नियम तो बहुत ही सख्त हैं। बहुत ज्यादा। नियम 9 को ही देख लीजिए। कोई भी सदस्य नशे की हालत में संगठन के काम में हिस्सा नहीं लेगा, किसी आपराधिक मामले में शामिल नहीं होगा, और किसी के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन इसका मकसद क्या हो सकता है? मतलब संगठन को सदस्यों की निजी जिंदगी से क्या लेना देना? इसका सीधा संबंध संगठन की साख से है। अच्छा। जब आप सरकार या बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियों के सामने लाखों ड्राइवरों का प्रतिनिधित्व करने जाते हैं तो आपकी छवि बहुत मायने रखती है। सही बात है। अगर आपके सदस्य ही अनुशासित नहीं होंगे तो कोई आपकी मांगों को गंभीरता से क्यों लेगा? ये कहने का एक तरीका है कि हम सिर्फ अधिकार नहीं मांग रहे, हम जिम्मेदारी भी समझते हैं। बिल्कुल, ये नियम संगठन को एक पेशेवर और जिम्मेदार समूह के रूप में स्थापित करने के लिए हैं। और नियम 10 तो अंदरूनी राजनीति पर भी लगाम लगाता है। हाँ, कि अगर कोई सदस्य किसी दूसरे सदस्य के खिलाफ साजिश करते हुए पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। ये क्यों जरूरी है? ये किसी भी बड़े समूह के लिए बहुत जरूरी है। अक्सर बड़े संगठन अंदरूनी कलह और गुटबाजी की वजह से कमजोर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। हाँ, टूट जाते हैं। ये नियम उस संभावना को जड़ से खत्म करने की कोशिश है। संगठन का संदेश साफ है, हमारी लड़ाई बाहर की व्यवस्था से है, आपस में नहीं। और अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है तो नियम 18 के तहत उसे संगठन से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। मतलब सदस्यता एक अधिकार है, लेकिन ये शर्तों के साथ आता है। ये सब तो मौजूदा सदस्यों के लिए है, लेकिन अगर किसी को संगठन में कोई पद चाहिए, एक पदाधिकारी बनना हो, तो उसका क्या रास्ता है? यहाँ भी एक नियम है जिसने मुझे बहुत सोचने पे मजबूर किया। आप नियम 4 की बात कर रही हैं ना? हाँ। कि पदाधिकारी बनने के लिए एक दिन में पूरे भारत से कम 90 नए सारथियों को संगठन से जोड़ना होगा। 90 लोग, वो भी सिर्फ एक दिन में, संगठन के कुटुंब लिंक का इस्तेमाल करके? ये तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। पहली नजर में अजीब लग सकता है, लेकिन ये असल में नेतृत्व क्षमता का एक बहुत ही व्यवहारिक परीक्षण है। व्यवहारिक कैसे? संगठन ये नहीं कह रहा कि जो सबसे पुराना सदस्य है या जिसकी सबसे ज्यादा जान पहचान है वो नेता बनेगा। संगठन कह रहा है कि नेता वो बनेगा जो संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत कर सकता है, जिसके पास लोगों को जोड़ने और उन्हें प्रेरित करने की कला है। सही पकड़ा आपने। तो ये एक तरह से पहले करके दिखाओ फिर पद पाओ वाली बात है। बिल्कुल, ये एक प्रदर्शन आधारित प्रणाली है। ये सुनिश्चित करता है कि लीडरशिप पदों पर केवल वही लोग पहुंचे जो सक्रिय हैं, मेहनती हैं और जिनके पास संगठन का विस्तार करने की वास्तविक क्षमता है। ये वरिष्ठता या चापलूसी पर नहीं, बल्कि परिणाम पर आधारित है। हाँ, और ये दिखाता है कि संगठन अपनी ग्रोथ को लेकर कितना गंभीर है। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ देखें तो ये दस्तावेज हमें बताता है कि सर्व भारतीय सारथी महासंघ सिर्फ अपने सदस्यों के हितों के लिए लड़ने वाला एक समूह नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये क्या है फिर? ये एक अनुशासित, डिजिटल रूप से जुड़ा हुआ और सामाजिक रूप से जिम्मेदार समुदाय बनाने का एक महत्वाकांक्षी खाका है। इसकी अपनी एक आचार संहिता है, अपनी आर्थिक व्यवस्था है और अपना सामाजिक सुरक्षा तंत्र है। बिल्कुल, ये ड्राइवरों को सिर्फ श्रमिक नहीं बल्कि सारथी की एक सम्मानजनक पहचान दे रहा है और उन्हें एक ऐसी ताकत में बदल रहा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाँ, और यहीं पर ये हमें एक बड़े और महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या? जब ड्राइविंग जैसा भारत का एक पारंपरिक रूप से असंगठित क्षेत्र खुद को इस स्तर पर संगठित और अनुशासित करने के लिए टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल कर सकता है, तो इसका दूसरे असंगठित क्षेत्रों के भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है?
आप बात कर रही हैं निर्माण मजदूरों की, खेतिहर मजदूरों की, या फिर घरेलू कामगारों की। क्या वे भी इसी तरह का कोई मॉडल अपना सकते हैं? चुनौतियां तो होंगी, क्यों नहीं। चुनौतियां जरूर होंगी, हर क्षेत्र की अपनी अलग मुश्किलें हैं, लेकिन ये मॉडल एक रास्ता दिखाता है। एक उम्मीद देता है। हाँ, एक उम्मीद। ये साबित करता है कि सही संरचना, टेक्नोलॉजी के स्मार्ट इस्तेमाल और एक मजबूत सामूहिक पहचान के साथ सबसे बिखरी हुई ताकतों को भी एकजुट किया जा सकता है। तो क्या हम यहाँ श्रमिक आंदोलनों के भविष्य का एक नया अध्याय खुलते हुए देख रहे हैं? शायद। ये सोचने वाली बात है।